हेलो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम दर्पण। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दर्पण। दोस्तों दर्पण पढ़ने से पहले बात करेंगे हम गोलीय दर्पण की। ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण, आप एक कांच का खोखला गोला ले सकते हैं। कांच का खोखला जो अंदर से खोखला होता है, अगर मैं एक कांच की बॉल लूँ, जैसे मेरे पास ये कांच की एक बॉल है, अगर मैं इसको किसी भी साइड से काटूं तो जो आपको पार्ट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। दोस्तों इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। ये अपने आप में भाग जो है वो वक्राकार भाग है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है दोस्तों, कांच के तो दोस्तों डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कांच के खोखले, कांच के खोखले का मतलब है आपके पास खोखली वॉल है कोई कांच की, आप इमेजिन कीजिए। कांच के खोखले गोले से काटा गया वक्राकार भाग। दोस्तों ये कैसा भाग होता है? वक्राकार, ठीक है। अथवा दोस्तों ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, दोस्तों परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जिस सतह से परावर्तन होता है। परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं या होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की दोस्तों ये डेफिनेशन थी। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्त। एक तो होता है आपका अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यदि आपने दोस्त इस तरीके से काटा एक भाग, ये भाग काटे हुए हैं, अगर आप इस चम्मच को थोड़ा सा देखें तो अगर ये आपके पास गोलीय दर्पण है, अगर इस भाग पर आप क्या कर रहे हो? पॉलिश कर रहे हो बाहर वाले भाग पर, तो वो बनता है अवतल दर्पण। और यदि आप अंदर वाले भाग पर पॉलिश करोगे तो वो बनेगा आपका उत्तल दर्पण। अंदर वाले भाग पर पॉलिश उत्तल दर्पण, बाहर वाले भाग पर पॉलिश अवतल दर्पण। अर्थात दोस्तों अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ रहेगा वो आपका अंदर दबा हुआ पृष्ठ रहेगा और उभरे हुए भाग पर क्या रहेगी? पॉलिश। जबकि उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर आपकी पॉलिश और उभरे हुए भाग पर क्या रहेगा? आपका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। परावर्तन होगा इस उभरे हुए भाग से और इसमें दोस्त अंदर वाले भाग से। तो आई होप ये अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। इनकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। तो दोस्तों मैंने फाइनली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की डेफिनेशन लिख ली है। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण की डेफिनेशन, ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए, दोस्तों ये उभरा हुआ भाग, जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश, दोस्तों पॉलिश होती है, जबकि परावर्तन आंतरिक पृष्ठ से होता है, यानी जो दबा हुआ पृष्ठ है वहाँ से होता है इनका परावर्तन। उत्तल दर्पण जैसे इसका उल्टा, ऐसे दर्पण जिनके दबे हुए भाग पर पॉलिश, दोस्तों ये दबा हुआ भाग है इसका अंदर वाला, उस पर पॉलिश, जबकि परावर्तन बाह्य पृष्ठ, जो आपका बाहर वाला पृष्ठ है, उससे क्या होता है? परावर्तन होता है। दोस्तों ये जो पॉलिश होती है ये आयरन ऑक्साइड की होती है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड चांदी और पारे के को मिला करके आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है दर्पणों पर। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं इन दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण की। दोस्तों अब बात करते हैं दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माणों की। तो सबसे पहले मैंने लिया है अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना किस प्रकार होता है उसको समझते हैं। दोस्तों अपना अवतल दर्पण होता है ऐसा, इसके बाह्य भाग पर क्या होती है? पॉलिश,
और दोस्तों इस तरीके से ये लाइन खींची जाती है। इसके जो ये सिरे होते हैं इनको कहा जाता है द्वारक। MN जो है आपका वो है द्वारक। दोस्तों ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसको कहते हैं बिंदु P, और P बताता है, इसको कहते हैं ध्रुव, पोल। मिडिल पॉइंट P जिसको कहा जाता है ध्रुव। दोस्तों ये जिस कांच के खोखले से काटा जाता है, जैसे मैं मानूंगा ये इमेजिन कीजिए आप, इस तरीके से काटा गया भाग है ये इस तरीके से, तो इसका कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो C मानते हैं हम। जो C है वही इस गोलीय दर्पण का, इस अवतल दर्पण का क्या होता है, वो केंद्र होता है और उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका C है, C जो आपका C है वो है यहाँ पे दर्पण का वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं कि आपका C और F के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डिनोट करते हैं F से, और इस F को कहते हैं फोकस, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस बिंदु। ठीक है दोस्तों, जितनी भी दूरियां होती हैं वो F से मापी जाती हैं। यहाँ से जो C से P तक की दूरी होती है, C से P तक की दूरी उसे कहते हैं R, और ये जो R है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बिंदु F से P तक की दूरी जो होती है उसको कहते हैं FE, और ये F अपने आप में जब लेंथ बन जाती है तो इसको कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी, या आप फोकस दूरी कह सकते हैं, फोकस दूरी। और दोस्तों आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या के जस्ट आधे में है F, तो F जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का जस्ट आधा होता है, यानी आप F निकालना चाहते हैं तो वक्रता त्रिज्या बटे 2। इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी। तो इतनी तो बेसिक बातें थी। और दोस्तों ये जो होता है अपने आप में ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, ऐसी रेखा जो ध्रुव से जाती है फोकस और वक्रता केंद्र से होते हुए जो आपका व्यास मान सकते हैं इसको, उसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो अब बात करते हैं प्रतिबिंबों की से। ठीक है, इतना आप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिबिंबों की। ये अपने आप में एक अवतल दर्पण, दोस्तों ये अपने आप में मुख्य अक्ष, इसका मैं मान के चल रहा हूँ C यहाँ होगा, F यहाँ होगा, और अगर दूर तक जाओगे तो ये बिंदु अनंत यहाँ होगा। दोस्तों ये अपने आप में द्वारक हो गए इसके MN। अब देखते हैं कि आप प्रतिबिंब कितनी जगहों पर बना सकते हैं। दोस्तों एक कंडीशन में तो आप वस्तु को रख सकते हैं अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो देखेंगे हम। दोस्तों दूसरी स्थिति बन सकती है आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, कहीं भी रख दो आप। दोस्तों तीसरी स्थिति बन सकती है आपकी वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को। और चौथी स्थिति बनेगी आपकी जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। और पांचवी स्थिति दोस्त बनेगी आपकी जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर। और छठी स्थिति आपकी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो। तो दोस्तों जो इससे अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो 6 स्थितियों में बनने वाले हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य हो, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति आपकी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। चौथी स्थिति आपकी दोस्त फोकस और आपकी वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। पांचवी स्थिति आपकी जब वस्तु फोकस पर रखी हो। और छठी स्थिति जो अंतिम स्थिति आपकी जब वस्तु ध्रुव और आपके फोकस के मध्य रखी हो। तो इन 6 स्थितियों को हम बारी बारी से देखते हैं। तो पहली स्थिति लेते हैं दोस्तों, जब वस्तु कहाँ रखी हो आपकी, अनंत पर।
प्यारे बच्चों, बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। जब वस्तु आपकी दोस्तों कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो वस्तु आप रखने वाले हैं अनंत पर। ये दोस्तों आपकी वस्तु है और वस्तु को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, अनंत वाली वस्तु को। ठीक है दोस्तों, दो बातें याद रखेंगे हमेशा कि यदि आप किसी वस्तु से किसी वस्तु का आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाओगे। जैसे कि ये आपका दर्पण है, आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले लेके जाओगे मुख्य अक्ष के समांतर। मैं अगर इसका सी मानूं, यहाँ पे वक्रता केंद्र ये है सी, तो हमने पढ़ा है परावर्तन के नियम से जो आपतन बिंदु होता है, जैसे ये आपका परावर्तन का नियम है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, ये आपतन बिंदु, यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉर्मल। ये क्या होता है आपका नॉर्मल। जितना आई होता है नॉर्मल के साथ उतना ही क्या होता है, नॉर्मल के साथ आर होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इस वाले बिंदु पर नॉर्मल चाहिए। और दोस्तों जो सदैव नॉर्मल होता है वो वक्रता केंद्र से होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र अपने आप में एक सेंटर है और सेंटर से जब भी वृत्त की परिधि पर जो आपका लंब होता है वो सदैव क्या होता है, जितनी भी त्रिज्या होगी वो सब लंब होती है। आपका कोई भी वृत्त है ये सब क्या है, लंब है परिधि पर। तो दोस्तों आपका जो नॉर्मल मिलेगा आपको मिलेगा वक्रता केंद्र से। ये आपका क्या रहा, नॉर्मल। ये क्या रहेगा, नॉर्मल के साथ जो आपकी आने वाली किरण है आई। दोस्तों जितना आई होता है उतना ही क्या होता है, आर, उतना ही आर के साथ जाता है ये। तो ये वाला क्या रहा आपका आर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो सदैव परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। इस बात को आप याद रखें हमेशा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाश की किरण को मैं लेके जाऊंगा मुख्य अक्ष के समांतर। ये गई आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। और दोस्तों मैंने बता रखा है इसका कहीं ना कहीं एक वक्रता केंद्र होगा। ये मान के चल रहा हूँ मैं, सी यहाँ होगा और इसका एफ मान के चल रहे हैं हम, यहाँ होगा। और दोस्तों हम जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होकर के। ये चलेगी फोकस से होकर के दोस्तों। इसी तरीके से आप दूसरी प्रकाश को किरण को लेके आए मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई दोस्तों, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो किससे होके जाएगी, फोकस से होकर के। दोस्तों ये भी चलेगी आपकी। तो जब अनंत से जो होती हैं प्रकाशिक किरणें वो क्या चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के पश्चात दोस्तों वो परावर्तन पश्चात जाती हैं फोकस से होकर के। तो आप देख सकते हैं जो आपको प्रतिबिंब मिल रहा है वो आपको फोकस पे मिल रहा है। जहाँ पर आपकी दोनों प्रकाशिक किरण काट दें वहाँ पे बनता है आपका प्रतिबिंब। और आप देख सकते हैं दोनों प्रकाशिक किरणें ये फोकस बिंदु पर, कटान बिंदु है आपका और यहीं पे बन रहा है। तो आप कह सकते हैं जो आपका प्रतिबिंब बना दोस्तों, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपकी कहाँ है, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। और इसका अगर आकार की बात करें तो दोस्तों ये बिंदु साइज है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट साइज है। और पॉइंट साइज है तो वस्तु से बहुत छोटा है, या मैं कह सकता हूँ बिंदु आकार। बिंदु आकार। इसकी प्रकृति की बात करें दोस्तों हम, तो प्रकृति आप देख सकते हैं ये वास्तव में चीज़ें हो रही हैं, रियल हैं ये बातें जो आप देख पा रहे हो। और रियल हमेशा दोस्तों कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। वास्तविक है और वास्तविक सदैव कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब। जब आप अगले केसों की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वास्तविक सदैव कैसे होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब। तो दोस्तों याद रखें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। जब वस्तु आपकी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। और कैसा बनता है, साइज में बहुत छोटे आकार का, बिंदु साइज का। तो दोस्तों अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। ये अनंत बिंदु मान सकते हैं, ये इसका सी होगा, ये इसका क्या होगा, एफ। आपको वस्तु रखनी है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है। ये रही वस्तु। दोस्तों सबसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ से लेके जानी है, मुख्य अक्ष के समांतर। और दोस्तों जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर।
तो दोस्तों ये चलेगी आपकी फोकस से होकर। फोकस हम मान सकते हैं यहाँ पे है, थोड़ा 19-20 चलता है क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं। तो आप जब स्केल से बनाओगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपकी। दूसरी दोस्तों आपको लेके जानी है वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से अगर मैं लेके जाता हूं तो दोस्तों ये वक्रता केंद्र से गई, और हम जानते हैं वक्रता केंद्र से जो होता है वो आपका नॉर्मल होता है। तो ये अपने आप में नॉर्मल पे गई है। और दोस्तों जो नॉर्मल पे जाती है प्रकाशिक किरण वो परावर्तन पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, I बराबर 0। अगर I बराबर 0 है तो दोस्तों R बराबर क्या रहेगा, 0। क्योंकि आप जानते हैं आपतन बिंदु से जब आप नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल लेते हैं हम C से, और C पर ये आ रही है तो बेटा उसी माध्यम में क्या होगी, ये उसी माध्यम में लौटेगी और C से होकर ही जाएगी। यानी C से आई और C पर ही वापस चली गई। और आप देख सकते हैं कि ये स्थिति जो बनी है ये आपका दर्पण है, हाँ प्रतिबिंब है दोस्तों। ये क्या आपका प्रतिबिंब। दोस्तों ये अगर मैं A मानूँ, ये B मानूँ, आप देख सकते हैं जो आपका B है वो नीचे आया है और जो A है ये ऊपर है। और आप स्थिति भी देख सकते हैं ये F और C के मध्य बनना है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति रहेगी दोस्तों वो कैसी रहेगी आपकी, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ रही, C व F के मध्य। आकार की बात करें तो दोस्तों ये थोड़ा सा तुम्हें नजर आ रहा होगा बराबर का, परंतु ये वस्तु से छोटा है। ये क्या है, वस्तु से छोटा। और अगर प्रकृति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बननी है प्रकृति, और वास्तविक और उल्टे की। आप देख सकते हैं ए आपका ये है और बी कहाँ चला गया, नीचे। तो कैसा रहा आपका, उल्टा। और उल्टा कैसा होते हैं, सदैव वास्तविक, या वास्तविक सदैव कैसे होते हैं, उल्टे। तो दोस्तों हमने दूसरी स्थिति देख ली कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है C और F के मध्य। आकार होता है वस्तु से छोटा और प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टी, है ना। तो हमने दो स्थिति देखी। अब बात करते हैं स्थिति नंबर 3 की, अनंत पर। अनंत पर नहीं, वक्रता केंद्र पर दोस्तों। वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर। आपको सबसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ से लेके जानी है, मुख्य अक्ष के समांतर। यह आपकी मुख्य अक्ष के समांतर गई। दोस्तों जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरण वो परावर्तन पश्चात किससे होकर जाती है, फोकस से होकर के। ये फोकस से होकर चली गई। उसके बाद आपको लेके जानी है, क्योंकि आप वस्तु को C पर रखे हैं, तो C पर रखी है तो वस्तु C से तो होकर जा नहीं सकती दूसरी प्रकाश की किरण, और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण चाहिए मुझे। तो दोस्तों अगली लेके जाऊंगा मैं फोकस से होकर। कहाँ से लेके जा रहा हूँ, फोकस से होकर के। दोस्तों जो फोकस से होकर जाएगी, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो फोकस से होकर जा रही है, और जो फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के ये समांतर चली जाएगी इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे प्रकाश की किरण टकराई, और जहाँ पे प्रकाश की किरण टकराती हैं वहाँ पे बनता है आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन गया आपका ये। अगर मैं जानूँ ये आपका ए बी हो तो दोस्तों आप देख सकते हो बी वाला पॉइंट टकरा करके कहाँ आ गया, नीचे, और ऊपर ही क्या रहेगा, ए। मैं मान सकता हूँ ए बी वस्तु है और प्रतिबिंब क्या बन गया आपका, वस्तु को मान लिया मैंने क्या है आपकी ए बी, और जो आपका प्रतिबिंब बना है
वो क्या माने हम, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका कहाँ बनना, वक्रता केंद्र पर। तो दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता आपका, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रकृति इसकी, ये कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक कैसे होते हैं, सदैव उल्टे। आप देख सकते हैं ए बी ऊपर को था, अब कैसा हो गया, ए बी नीचे आ चुका है। तो वास्तविक है, उल्टा है। और आप देख सकते हैं इसका आकार लगभग, दोस्तों लगभग क्या, बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनाए गए हैं वो हाथ के द्वारा बनाया गया है चित्र। तो दोस्तों इसका जो आकार होता है वो वस्तु के बराबर होता है। और वस्तु को कहते हैं आप बिंब। क्या कहते हैं वस्तु को, बिंब, या बिंब के आकार के बराबर, या वस्तु के आकार के बराबर, बिंब के बराबर। जो आपका आकार है वो वस्तु के साइज के आकार के बराबर बनता है यहाँ पे प्रतिबिंब। दोस्तों अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। तो सबसे पहले बनाते हैं दर्पण, या आपका दर्पण। MN, या आपकी मुख्य अक्ष। दोस्तों इसका एक वक्रता केंद्र होगा, हो सकता है यहाँ पे हो, और ये क्या होगा आपका F। वस्तु रखनी है आपको वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, ये आपकी वस्तु रख गई। दोस्तों जब वस्तु रख दी आपने तो पहली प्रकाशित किरण लेके जाओगे आप मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशित किरण जाती हैं वो सदैव परावर्तन पश्चात किससे होकर जाती हैं, फोकस से होकर के। ये चलेगी फोकस से होकर के। दोस्तों अगला आपको क्या करना है, अगली आपको एक प्रकाशित किरण और लेके जानी है। वस्तु आपकी दोनों के मध्य है, अगर मध्य स्थित है तो आप कहाँ से लेके जाएं। दोस्तों दूसरी अगर मैं फोकस से लेकर चला जाऊं तो ये परावर्तन पश्चात किससे होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दूसरी लेके जा रहा हूं मैं फोकस से लेकर के। जब फोकस से लेके गए हो दोस्तों तो ये जाएगी आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये इस तरीके से यहाँ पे टकराई, ये इस तरीके से आई, ये चली गई और टकराई। तो दोस्तों ये आपको जहाँ पे टकरा रही है ये इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अगर मैं इसको ए मानूँ, ये बी, वस्तु ए बी है, तो आप देख सकते हैं बी टकराने के बाद आपका नीचे रहा और ए आपका ऊपर का ऊपर। इसको ए डैश बी डैश कह सकते हैं हम। तो आपका वस्तु आपकी ए बी है जो कि बहुत छोटी नज़र आ रही है आपको। प्रतिबिंब आप देख सकते हो बहुत बड़ा है। स्थिति देख सकते हो आप, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है। तो और है कैसा दोस्तों, उल्टा। और दिख रहा है हमें वास्तव में है, रियल में है, तो वास्तविक है और उल्टा है। तो बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति की। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रही दोस्तों, इसमें आपका प्रतिबिंब जो बना है वो बना है आपका अनंत व सी के मध्य है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है। आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा। प्रकृति की बात करें तो आपका वास्तविक है, और वास्तविक सदैव होते हैं दोस्तों उल्टी। तो ये आपका केस नंबर 4 रहा। जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो आपका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की, 5 की दोस्तों अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। जब आपकी वस्तु फोकस पर रखी हो, यह अपने आप में अवतल दर्पण है। दोस्तों मैं वस्तु को रख रहा हूं फोकस पर, यह आपकी वस्तु फोकस पर।
सबसे पहला काम क्या करना है हमें, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेके जानी है। और दोस्तों हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो परावर्तन पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये गई ये आपतन बिंदु, परावर्तन पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के, तो ये फोकस से होकर जाएगी। ये आपकी चली गई फोकस से होकर के, ये इस तरीके से आई, इस तरीके से चली गई। दोस्तों दूसरी आपको लेके जानी है, क्योंकि वस्तु तो फोकस पे है और जब फोकस पे है तो आप फोकस से लेकर नहीं जा सकते दूसरी प्रकाश को किरण को, आप लेके जाओगे इस बार वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन पश्चात इसी मार्ग पर लौट आती है। दोस्तों उसी मार्ग पर लौटेगी और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ रही हैं दोनों की दोनों प्रकाशिक किरणें, और दोनों ही प्रकाशिक किरणें समांतर हैं, और यदि समांतर हैं तो ये कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी। और ऐसी स्थिति में अगर ये कहीं भी नहीं मिलती नज़र आ रही हैं तो प्रतिबिंब बनता है उस स्थिति में अनंत पर। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ जो आपका प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब बना है दोस्तों अनंत पर। अगर आकार की बात करें हम तो दोस्तों ये वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा। और बात करें इसकी प्रकृति की तो दोस्तों इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है, अब रियल में दिख रहा है हमें, और चीज़ें जो दिखती हैं वो होती हैं वास्तविक। और सदैव दोस्तों याद रखो जो वास्तविक होते हैं वो सदैव होते हैं उल्टे, वास्तविक सदैव क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उस समय प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो इस तरीके की होती है और आपका जो किरण आरेख बनता है वो इस प्रकार का बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 6 की। दोस्तों अब बात करते हैं स्थिति नंबर 6 की, जब आपकी वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। दोस्तों आपका ये ध्रुव है और ये आपका फोकस है, वस्तु रख दी आपने यहाँ पे, और हम जानते हैं जब एक वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह सदैव परावर्तन पश्चात दोस्तों कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के। तो ये जाएगी फोकस से होकर के, ये फोकस से होकर गई। दोस्तों अगली लेके जानी है आपको वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से लेके जा रहे हैं हम, और आप देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र से, और हम जानते हैं जो वक्रता केंद्र से जाती है वह सदैव उसी पथ पर लौट आती है। ये बात सही है दोस्तों। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आप देखोगे कि ये आगे इस तरीके से बढ़ रही है, और आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की बढ़ रही है आगे, और आप देख सकते हैं इन दोनों का गैप बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी। अब इनका जब गैप बढ़ता जा रहा है तो आगे तो कहीं इनका कटान बिंदु आएगा ना। अगर कटान बिंदु ना आएगा तो इनको थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं। इसको अगर मैं पीछे खिसकाऊं ऐसे करके तो दोस्तों ये आपस में कहीं ना कहीं कटान बिंदु इनको देखने का मिलेगा, इनका कटान बिंदु, और जब कटान बिंदु मिलता है उसी पर बनता है दोस्तों आपका प्रतिबिंब। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं दर्पण के पीछे की बात करूं इस तरीके से तो आपको दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये अगर A है ये B है तो आपको A के सामने A डैश नज़र आएगा और B के सामने B डैश। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये सीधा है, ऐसा नहीं है कि A आपका B है या B A है, तो ये सीधा है। और आपने ये रियल में बनानी है, आपने इसको ज़बरदस्ती बनाया है। और जो चीज़ें ज़बरदस्ती होती हैं जो बनती नहीं है रियल में उनको कहते हैं आभासी, और आभासी सदैव सीधे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब की स्थिति रही वो क्या रही, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एक बात
दोस्तों इसके आकार की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वस्तु आपकी ए बी है और आपका जो प्रतिबिंब बना है वो ए डैश बी डैश है, जो कि बड़ा है वस्तु से। तो दोस्तों प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बड़ा, आकार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का। और इसकी जो प्रकृति रही दोस्तों वो रही आपकी वास्तविक, और नहीं वास्तविक नहीं है दोस्तों, ये आभासी है। आभासी, और आभासी सदैव होते हैं सीधे। तो दोस्तों हमने 6 स्थिति देख ली। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।